स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बुक से है, जो कि आज का होगा बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास को हम कवर करने वाले हैं और इसमें देखते हैं A to Z पॉइंट किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा कवर करने वाले हैं। इसके थ्रू जो हो जाएगा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे आप जो है वो सभी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला हो जाएगा कि प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार जो होता है आपका कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका वैदिक काल में बांटा गया है। उसके बाद महाजनपद काल हो जाएगा। उसके बाद आपका बौद्ध जैन धर्म हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका मौर्य एवं गुप्त वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत को कवर करेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला जो हो जाएगा आपका पुरातात्विक हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा आपका साहित्यिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होता है। जैसे कि देखिए, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए। आगे देखेंगे चिरांद जो कि आपका सारंद में हो जाएगा, चेचर जो कि आपका वैशाली में हो जाएगा, मनेर जो कि आपका पटना में हो जाएगा, सोनपुर जो कि आपका वैशाली में हो जाएगा, सारण नहीं होगा यहाँ पे, से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। मौर्यकालीन अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि, ये सभी जो है आपका मौर्यकालिक अभिलेख है। और बराबर की गुफाएं हो गया, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक से जो है आपको प्राप्त होता है, खुदाई से प्राप्त सिक्के से प्राप्त होता है, मनके एवं मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत से जो है आपको प्राप्त होती है। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होता है। तो जैसे कि रामायण हो गया, रामायण में जिक्र होता है बिहार के इतिहास का। महाभारत हो गया, पुराण हो गया। बौद्ध रचनाएं जैसे कि अंगुत्तर निकाय हो गया, दीर्घ निकाय हो गया, विनय पिटक हो गया। जैन रचनाएं जैसे कि आपका भागवती सूत्र हो गया। ये सभी जो हो जाएगा आपका प्रमुख साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, जहाँ से आपको बिहार की हिस्ट्री पता लगती है। आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण, जैसे कि मेगास्थनीज को इंडिका भी बोला जाता है, फाहियान हो गया, उसके बाद ईत्सिंग हो गया, हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत से जो है आपको बिहार के हिस्ट्री का पता लगता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास के विस्तृत जानकारी जो है आपको ये सभी स्रोतों से देखने को मिलते हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के दो स्रोतों से आपको पता लगता है। जैसे कि आपका एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक हो जाता है आपका साहित्यिक स्रोत। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं पाषाण काल क्या होता है। तो देखिए, पाषाण काल क्या होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण को ही पत्थर बोला जाता था का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। तो पाषाण काल को ही हम प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। और पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक था। और दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल में की बात करते हैं तो मुंगेर एवं नालंदा से पत्थर के खुरपी मिला था, कुल्हाड़ी मिला था, चाकू मिला था। तो वहाँ से जो है आपको पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और उस समय मानव जो था आपका आखेट एवं खाद्य संग्राहक था। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में मानव आखेट था, खाद्य संग्राहक था और पशुपालक था। देखिए, पूरा पाषाण काल में आखेट था और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में साथ साथ में वो पशुपालन भी करने लगा था। और मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। और दक्षिण बिहार जैसे कि मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी आपको देखने को मिले थे। और ये अवशेष लगभग 4000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व 40,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व की जनगणना
अवशेष लगभग है। आगे देखते हैं कि नवपाषाण काल के बारे में। तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। मानव जो था नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियां में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए थे, जैसे कि आपका चिरांद जो कि आपका सारण में है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्पेशली कि चिरांद किस जिले में है, तो सारण हो जाएगा। चेचर किस जिले में है, तो वैशाली हो जाएगा। मनेर कहाँ में है, पटना में है। सेनुआर रोहतास में है। से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए थे। और कैमूर की पहाड़ी, जैसे कि कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा और जमुई में गुफा चित्र को भी प्राप्त हुआ था नवपाषाण काल में। इसका अवशेष जो है आपका 2500 ईसा पूर्व पहले मिलता है। आगे देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है, तो चिरांद, सोनपुर, तारा, डीह, चेचर, मनेर, सुनवार आदि से जो है ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार अतिरिक्त ताम्र का उपयोग के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए ये ताम्रपाषाण काल किसको बोलते हैं कि उस टाइम जो था आपका पाषाण काल में जो था आपका पत्थर के औजार मिलते थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में जो है आपका तांबा के औजार मिलने लगे। मनुष्य लोग जो थे तांबा का आविष्कार किया और तांबा का औजार प्राप्त हुआ था। और ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। आगे देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल क्या हो जाएगा, तो देखिए आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। तो वैदिक सभ्यता का इतिहास जो है आपका वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका पूर्व वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल जो होता है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है। और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 से 6000 ईसा पूर्व होता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक विस्तार का क्षेत्र हुआ था। तो देखिए इस नदी का नाम याद रखिएगा, किस नदी तक, तो गंडक नदी के तट तक जो है बिहार का क्षेत्र हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई, जो कि आपका तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में बिहार को जो है आपका कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। और बराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए कि ऋग्वेद में बिहार को क्या बोला गया है, तो कीकट बोला गया है और व्रात्य बोला गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। और बराह पुराण के अनुसार कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। बराह पुराण के अनुसार जो है कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। और कीकट किस देश के लिए सूचित किया गया है, तो आपको बिहार के लिए किया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि बिहार अपवित्र है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि बराह पुराण तो मानता है कि बराह पुराण के अनुसार कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। और कीकट की चर्चा जो है आपको बिहार को कीकट एवं प्रांत शब्द से भी संबोधित किया गया है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल का क्या बात है इसमें कि देखिए प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। छोटे छोटे कबीले राजनीति के केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिसमें कबीलों का विस्तार जन के रूप में हुआ। किसके रूप में, तो देखिए सबसे पहले किसका विस्तार हुआ, तो कबीला था। कबीला के बाद क्या हुआ, तो कबीला के बाद जन के रूप में विस्तार हुआ। जन के बाद क्या बना, तो जन के बाद आपका जनपद बना। जनपद के बाद क्या बना, जनपद के रूप में, तथा अंत में महाजनपद के रूप में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बना था। तो देखिए अगर मानते हैं कि महाजनपद काल के छोटे से बड़े क्रम पूछेगा तो कबीला हो जाएगा। कबीला से क्या बना था, जन बना था। जन से आपका जनपद बना था। जनपद से आपका क्या बना था, तो महाजनपद बना था। और इसका विस्तार आपका उत्तर भारत में देखने को मिला,
पश्चिम भारत में देखने को मिला, मध्य भारत में देखने को मिला और साथ में साथ आपका दक्षिण भारत में भी आपका एक महाजनपद देखने को मिला था और भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बन गया था। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 6ठे शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो वो 16 महाजनपद कौन है, वो आइए उसको चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला महाजनपद आपका मगध हो जाएगा। मगध के साथ साथ उसकी राजधानी को देख लेंगे, महाजनपद की राजधानी को देख लेंगे और वर्तमान में किस क्षेत्र में ये सम्मिलित था तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो देखिए, मगध हो जाएगा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो राजब्रिज और राजगिर थी, राजगिर बोल सकते हैं इसको, जो कि आपका बिहार का क्षेत्र पटना, गया, नालंदा हो गया। आगे देखेंगे, अंग की राजधानी आपका चंपा था, जो कि बिहार, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। बज्जी संघ की राजधानी आपका वैशाली थी, जो कि बिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। काशी का राजधानी आपका वाराणसी थी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी आपका श्रावस्ती थी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश फैजाबाद हो जाएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी आपका कुशीनगर था, जो कि आपका उसका उत्तर प्रदेश देवरिया का क्षेत्र एट प्रेजेंट का है। बत्स की राजधानी आपका कौशाम्बी थी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज का भी क्षेत्र है। आगे देखते हैं, कुरु जो होता है, कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है, जो कि आपका प्रेजेंट दिल्ली क्षेत्र है। पंचाल की राजधानी अहिचत्र है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश बरेली और बदायूं का क्षेत्र हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी आपका मथुरा था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश मथुरा हो जाएगा। चेदी की राजधानी आपका सुक्तिमती था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ग्वालियर का क्षेत्र आता है। आगे देखते हैं कि अवंती की राजधानी आपका कहाँ था, तो उज्जैनी महिष्मती, जो कि आपका मध्य प्रदेश उज्जैन का क्षेत्र आता है। मत्स्य का राजधानी आपका विराटनगर था, जो कि आपका जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। अस्मक की राजधानी आपका पोटली थी, पोतन या पोटली भी बोला जाता है, जो कि आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक महाजनपद जो था दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी आपका पोतल या पोटली थी। कंबोज की राजधानी क्या था, तो कंबोज की राजधानी घाटक था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। और गंधार की राजधानी आपका तक्षशिला था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। ये पाकिस्तान को मानना चाहिए कि हम इंडिया का 100% पार्ट थे, जो कि आज अलग हो गए हैं। ऐसे मानना कि ऐसे तो बात सही है, को तो इंडिया से ही टूटा है, लेकिन इसका जो 50% जितना काम है ना, इंडिया के थ्रू ही होना चाहिए था, लेकिन ये गधा है कि इंडिया से लड़ जाता है। आगे देखते हैं, ये देखिए, इसका जो है आपका राज्य राजधानी को पूरी अच्छी तरह से याद करना होगा। जैसे कि कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगा, तो घाटक हो जाएगा। कंधार की राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर होगा। ये सभी 16 महाजनपद की राजधानी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ साथ में आप एक बार इसको और देख लीजिएगा कि इसका जो है किस क्षेत्र में एट प्रेजेंट है। आगे देखते हैं कि 16 महाजनपदों में जो है आपका 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार जो था आपका बिहार क्षेत्र में था, जो कि एक था बज्जी, जिसकी राजधानी आपका वैशाली थी और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में देखने को मिला। मगध का हो गया पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में देखने को मिला। और जो है अंग का देखने को मिला आपका भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में देखने को मिला। यही हम बोलना चाहते थे कि सबसे छोटा कौन था, तो कबीला था। कबीला के बाद कौन बना, जन बना। जन के बाद कौन बना, जनपद बना। जनपद के बाद क्या बना, तो महाजनपद बना। तो इसका जो है आपको देखने को मिलता है कि छोटे से बड़े को देखने को मिलता है। तो कबीला हो गया, कबीला के बाद जन बना, जन के बाद जनपद बना, जनपद के बाद जो है आपका महाजनपद बना। अब आते हैं, देखते हैं कि बज्जी एवं महाजनपद। बज्जी संघ महाजनपद देखेंगे तो बज्जी संघ ही 8 राज्यों का संघ अट्ठकुल था, जो कि बज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक था, उसके बाद विदेह था, उग्र हो गया, भोग हो गया, कुरु हो गया तथा इच्छावों की। इस संघ के 8 जनपद थे। 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो था आपका लिच्छवी जनपद था। आगे देखते हैं कि लिच्छवी की राजधानी जो वैशाली थी, वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि लिच्छवी की राजधानी कौन सी थी, तो वैशाली थी। और वैशाली नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो विशाल ने किया था। और लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और
कुंडल ग्राम के ज्ञात्री के बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे और बज्जी संघ एवं लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई थी। इसको गणतंत्र की संज्ञा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे राजा का जो था चुनाव होता था, न कि राजा के बेटा ही राजा बनता था, ऐसा नहीं था। इसीलिए इसे बोला गया है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया गया था। और आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र पूछा जाता है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, तो आपका इंडिया है। और लोकतंत्र में इंडिया का स्थान जो है आपका 48 नंबर पे है। सॉरी, लोकतंत्र में इंडिया का स्थान 48 नंबर नहीं 41 नंबर पे है। लोकतंत्र में इंडिया का स्थान आज लिच्छवी एवं संघ की विश्व का प्रथम लोकतंत्र की संज्ञा दिया गया था। और जो है आपको बता दें कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो है आपका 41 नंबर पे आपका विराजमान है। और टॉप में जो हो जाता है आपका नॉर्वे है। ये जो हो जाएगा आपका करेंट अफेयर का पार्ट है। अब देखते हैं मगध महाजनपद। जैसे कि देखिए यहाँ पे बिहार का एक मैप बनाया गया है। ये जो हो जाएगा आपका बिहार का एक मैप है। तो देखिए इस मैप के अनुसार हम देखेंगे कि बिहार को 2 भागों में बांटा, जो कि आपका एक नॉर्थ बिहार हो जाएगा, एक जो हो गया साउथ बिहार हो गया। तो देखिए नॉर्थ बिहार जो था आपका पूरा जो था आपका बज्जी एवं लिच्छवी महाजनपद से था। और जो साउथ बिहार देखते हैं तो साउथ बिहार में मगध महाजनपद था और आपका अंग महाजनपद था। तो अंग महाजनपद में दो क्षेत्र आ गया, जो कि एक भागलपुर वाले आ गया और एक आ गया था आपका किसका, भागलपुर वाले क्षेत्र आता था। और एक मुंगेर वाले क्षेत्र जो था आपका अंग महाजनपद में आता था। और सबसे बड़ा महाजनपद की बात करते हैं तो सबसे विशाल महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से जो था आपका मगध महाजनपद था। तो इस डायग्राम को भी आप याद कीजिएगा। अगर इन केस आप राइटिंग के लिए जाइएगा तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मगध महाजनपद को देखेंगे तो मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में से अधिक शक्तिशाली था। मगध के प्रारंभिक राजधानी जो था आपका राजगृह या राजब्रिज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सा था, तो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचन। तो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वे 5 पहाड़ी कौन है, तो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचन से घिरा हुआ नगर था, जिसके लिए यहाँ पे शासन करना बहुत आसान था और बाहरी आक्रमणकारी नहीं आ पाते थे। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है आपका अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद का विस्तार जो हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी आपकी चंपा थी। और अंग के अंतिम शासक जो था आपका ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि अंग के अंतिम शासक जो था आपका ब्रह्मदत्त था। जो अंग के अंतिम शासक जो था आपका ब्रह्मदत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। तो पूरा हो गया। ये नॉर्थ पार्ट भी जो है आपका कहाँ, नॉर्थ पार्ट भी जो था आपका मगध के क्षेत्र में आ गया, लेकिन महाजनपद के अंतर्गत पढ़ेंगे तो अंग महाजनपद के अंतर्गत था। अब देखेंगे हम कि मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश को देखेंगे। तो मगध की स्थापना जो था बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है। मगध के उत्कर्ष के कारण कौन कौन से थे, तो मगध को प्रारंभिक राजधानी राजगिरी जो थी आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि आपका था 5 पहाड़ी रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचन। ये सभी 5 पहाड़ियों से जो था आपका मगध क्षेत्र घिरा हुआ था। राजगीर घिरा हुआ था। मगध नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था। यहाँ उर्वरा जलोढ़ और मृदा की उपस्थिति थी, जो कृषि की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई यातायात की सुविधा बहुत उपलब्ध थे। आगे देखेंगे कि मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों की परिपूर्णता थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था
बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जो था आपका रिपुंजय था। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर इनके से छोटा क्वेश्चन देखने को अगर मिल जाता है एग्जाम में, तो बृहदत्त का अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंजय था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ से हम कि देखिए हर्यक वंश अब स्टार्ट होता है हमका मगध के राजवंशों की स्थापना देखेंगे। स्टार्ट होता है कि सबसे पहला वंश कौन था, तो आपका हर्यक वंश था, जिसकी जो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चला था। और उसके प्रथम राजा कौन थे, तो बिंबिसार था। तो देखिए इस वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो काशी कहाँ का था, तो उत्तर प्रदेश का था। तो देखिए कैसे जो है एक दूसरे से मिलते चला जाता है। उसकी दूसरी पत्नी जो थी आपका कौन थी, तो चेलेना थी। चेलेना जो हो जाएगी आपका लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी। तो देखिए लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी, तो वो भी जो था आपका मगध में ही मिलना चाहता था। और उसकी तीसरी पत्नी जो थी आपका तीसरी पत्नी जो थी आपका कौन थी, तो क्षेमा थी, जो कि पंजाब के भद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। और बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक किसके कार्यकाल में रहता था, तो बिंबिसार के कार्यकाल में जो है आपका जीवक रहता था। और बिंबिसार की हत्या जो है आपका 492 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया, तो उसी के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। अब देखते हैं अजातशत्रु का कार्यकाल। तो अजातशत्रु का कार्यकाल जो था आपका 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। इसका वास्तविक नाम जो था आपका कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद देखिए बिंबिसार मरा और कौशल देवी मरा। और बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा कौन थे, तो प्रसेनजित ने काशी को वापस ले लिया था। तो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित वो काशी को वापस ले लिए थे, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष जो था किसके साथ हुआ था, तो आपका अजातशत्रु के साथ हुआ था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा कि प्रसेनजित का जो था आपका संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो अजातशत्रु के साथ हुआ था। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को हरा करके काशी पर अधिकार कर लिया था। देखें किस तरह से अधिकार किया गया था। बाद में अजातशत्रु का विवाह जो था आपका प्रसेनजित की पुत्री वाजीरा से हो गई थी। जैसे कि आपका ये रिलेटिव में ही शादी किया था, क्योंकि देखिए कौशल जो थी प्रसेनजित की शायद बहन थी। और जो वो आक्रमण कब किया था, तो देखिए प्रसेनजित का संघर्ष जो था अजातशत्रु के साथ हुआ था। और जब प्रसेनजित हारा तो अपनी बेटी का विवाह जो है आपका अजातशत्रु के साथ कर दिया था। मतलब कि रिलेटिव में ही शादी किया था अजातशत्रु। आगे देखते हैं कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अजातशत्रु में 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तपर्णी, इसको भी ध्यान दीजिएगा, राजगीर की किसमें, तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कब किया गया था, तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। आगे देखेंगे उदयीन का कार्यकाल आपका 460 से 444 ईसा पूर्व था। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। उदयीन तथा उदयीन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थापित किया था, जो कि आपका गंगा, सोन और गंडक के निकट में था। उदयीन के 3 पुत्र जो कि अनिरुद्ध था, मुंडरक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना था। नोट यहाँ से याद रखिए कि हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। देखिए हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु जो है आपका अजातशत्रु के द्वारा किया गया। और अजातशत्रु की मृत्यु जो है किसके द्वारा किया गया, तो आपका उदयीन के द्वारा किया गया। तो इसी तरह से जो है आपका हर्यक वंश को जो है प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि शिशुनाग वंश। अब देखेंगे आगे हमारा शिशुनाग वंश देखेंगे कि शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और शिशुनाग ने राजधानी जो था आपका वैशाली ले गया था।
वैशाली बनाया था। और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशांबी को भी मगध में शामिल कर लिया था। और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कला अशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे जो है काका वर्ण भी कहा जाता है। कला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः जो था आपका पाटलिपुत्रा हो गया था। आगे देखते हैं कि कला अशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो था आपका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका वैशाली में कला अशोक के द्वारा किया गया था। और कला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था आपका नंदी वर्मन था। तो इसको भी याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्मन था। आगे देखेंगे कि नंद वंश के देखेंगे। नंद वंश जो था आपका 344 से 321 ईसा पूर्व तक रहा था। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना कर नंद वंश से शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद को एकनाट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पाली ग्रंथों में महाजनपद को अग्रसेन कहा गया है और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। तो पुराणों में जो है परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा गया है, तो महापद्म नंद को बोला गया है। और पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को अग्रसेन कहा गया है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्विक, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक जो है 321 ईसा पूर्व तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है महापद्म नंद के समय में हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सम्राट जो था आपका महापद्म नंद था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था, तो महापद्म नंद था। एक क्वेश्चन जो है आपका बन चुका है। आगे देखते हैं कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि जो थे महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था आपका धनानंद हुआ था। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो यूनानी शासक जो था सिकंदर कौन था शासक था, तो यूनानी शासक था जो कि 326 ईसा पूर्व में जो था आपका धनानंद पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। तो धनानंद जो था विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना किया गया। अब आते हैं हम मौर्य वंश पे। मौर्य वंश को देखेंगे तो मौर्य वंश का शासन जो था आपका 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो 321 से 298 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा था। जस्टिन एवं अस्ट्रोम्बो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा है। तो देखिए ये जो कौन क्या कहा है तो उसको आपको याद करना पड़ेगा कि जस्टिन एवं अस्ट्रोबो के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसकी पुष्टि खुद जो है आपका विलियम्स जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता थे, उनका वास्तविक नाम जो था आपका विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। तो देखिए संयुक्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात हुई संधि को चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल मिला, कंधार मिला, मकरान मिला, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार में दिया है। आगे देखते हैं कि युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो था आपका यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया
जो कि आपका सेलुकस की पुत्री से हुआ था। सेलुकस के ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में जो था आपका हिंदू कुश पर्वत ईरान तक फैला हुआ था और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में जो है बंगाल तक फैला हुआ था। सबसे बेस्ट बात आप देखिए कि उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ, तो हिंदू कुश पर्वत आपका जो है ईरान तक जो है आपका शासन किसका फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का फैला हुआ था। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण जो था आपका अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था तथा 298 ईस्वी में उसने जैन उपासना पद्धति सलेखना द्वारा जो है अपना प्राण त्याग कर दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे कि बिंदुसार जो था शासक बना उस 298 से 272 ईसा पूर्व तक, कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्र घात एवं सिंह सेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटोएकस ने डायमेकस नामक राजदूत को जो था आपका बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एंटियोकस ने डायमेकस को जो कब भेजा था, तो किसके शासनकाल में, तो बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। तो देखिए डायमेकस और डायनोसियस दोनों राजदूत जो था आपका बिंदुसार के दरबार में ही आया था। और बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो कि आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक आपका मोखली पुत्र गोसले थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अशोक जो था आपका 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुज्जर के अतिरिक्त नेतुर एवं उदगोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम जो है उल्लेखनीय मिलता है। सिंघल अनुश्रुतियाँ जैसे कि बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, हालांकि इस स्रोत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए एक सिंघल अनुश्रुतियाँ है, किसका है, तो जो है आपका बौद्ध ग्रंथ का है। उसके अनुसार क्या बोला गया है कि अशोक ने 99 भाइयों को हत्या कर करके गद्दी पर बैठा था, बट इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है। तो इसको हम इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसके अनुसार ही हम इस पर पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध किया था, जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में किया था। बहुत बारे क्वेश्चन देखने को मिला है बिहार में एग्जाम में। आगे देखेंगे अशोक के 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने पूर्व यह शैव धर्म को मानता था। तो कलिंग जो था सबसे पहले शैव धर्म को मानता था, उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के अपना लिया। दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो किनके द्वारा जो था बौद्ध धर्म दीक्षा गया था, तो उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। आगे देखेंगे कि यह अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष देखेंगे तो 9वें वर्ष में जो था कलिंग युद्ध किए थे। 10वें वर्ष में जो थे अशोक ने बोध गया के भ्रमण किए थे। 12वें वर्ष में जो था आपका निगाली सागर की यात्रा किए थे। 13वें वर्ष में जो था आपका धर्म का शिलालेखों का अंकन किया गया था। 14वें वर्ष में जो था धर्म के महापात्रों की नियुक्ति किया गया था। और 20वें वर्ष में जो था आपका लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने कर घटा करके 1/8 कर दिया गया था लुम्बिनी का कर इसीलिए 1/8 किया गया था क्योंकि वहाँ से जो था आपका बौद्ध के
बौद्ध के जन्म स्थान था, इसीलिए वहाँ पे जो था आपका लुम्बिनी यात्रा के टाइम जो था 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के टाइम में जो था कर को घटा दिया गया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। एक जो है आपका संघमित्रा एक्सप्रेस चलती है जो कि आपका तमिलनाडु जाती है, तो समझिए कि उसी से रिलेटेड ही आपको कुछ इस तरह से नाम रखा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है आपका श्रीलंका भेजा गया है था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसी से रिलेटेड। अशोक ने तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका पाटलिपुत्रा में करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी जो कुणाल था, बंधुपालित था, इंद्रपालित था, दसोन था, दशरथ संप्रति, शाली शुक, देवधर्मन, शतधनुष एवं बृहदत्त थे। तो देखिए अशोक मौर्य वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। आगे देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल जो था आपका 137 वर्षों तक था। अब देखेंगे इसकी शासनकाल व्यवस्था को देखेंगे तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा सम्राट जो था आपका पूर्ण व्यवस्था से शीर्ष पर होता था। मतलब कि राजा जो था आपका सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित होती थी। मौर्य काल के शासन का विभाजन जो था आपका देश था, देश के बाद आपका प्रांत था, प्रांत के बाद आपका विषय था, विषय के बाद जो था आपका ग्राम में किया गया था। केंद्रीय शासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य किसको बोला जाता था, तो प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य बोला जाता था। एक बोला जाता था आपका तीर्थ किसको बोला जाता था तो उच्च अधिकारी को तीर्थ बोला जाता था होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे, जैसे कि समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, सन्निधाता जो कि आपका राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष जो कि आपका राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, पनाध्यक्ष जो कि आपका वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था, अक्षय पटलाध्यक्ष जो कि आपका महालेखाकार होता था, और सेनापति जो कि आपका सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। एक सेना जो थी आपका पैदल सेना, दूसरा जो था आपका हाथी सेना, तीसरा जो था आपका घोड़सवार सेना, चौथा जो था आपका रथ सेना था। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित किया था। एक जो था आपका धर्मस्थलीय जो कि आपका दीवानी न्यायालय को देखता था, एक था आपका कंटक शोधन जो कि आपका फौजदारी न्यायालय को देखता था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक था आपका संस्था और दूसरा जो था आपका संचार। संस्था क्या करती थी, तो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करती थी, और संचार जो था आपका घूम कर गुप्तचर कार्य करती थी। तो आगे देखते हैं कि मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। 5 प्रांतों का प्रशासन जो था राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल जो था आपका अशोक था। जैसे कि उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ जो था आपका स्वर्णागिरी, प्राच्य जो था आपका पाटलिपुत्रा बोला जाता था, अवंती को उज्जैनी था, कलिंग को जो था आपका तोसल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा आपका कि मौर्य का विभाजन, प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान जो था आपका विस्पति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों के विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था। 10 ग्रामों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि 10 ग्रामों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। आगे देखेंगे कि नगर प्रशासन का संचालन जो था आपका 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगा अस्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्य द्वारा नगर का संचालन किया जाता
जाता था। अर्थव्यवस्था देखेंगे कि मौर्यकालीन में राजकीय आय का स्रोत कृषि उद्योग एवं व्यापार था। कृषि था, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था आपका भरूच गुजरात में था। आगे देखेंगे कि करों के चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था की कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज जो था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल जो था आपका 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि कौटिल्य के अनुसार जो था आपका कितने में, तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो था आपका 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि आपका दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था और एक था आपका सभासद था। आगे देखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था। कौटिल्य के अनुसार जो था आपका दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया था। मौर्यकालीन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। देखिए, वेश्यावृत्ति का प्रमाण तो अभी इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक पे देखने को मिलेगा, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, एकदम क्या बोले उसको, कि मौर्यकालीन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति का भी प्रमाण वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस कला में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को रूपाजीवी कहा जाता था। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है तो रूपाजीवी के बारे में जिक्र जरूर करेगा। कि मौर्यकालीन देखेंगे, मौर्य कला को देखेंगे तो मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों जैसे कि स्थापत्य कला एवं स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ था। एक कला दो रूपों में विकसित हुआ था। एक राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाओं द्वारा विकसित कला का लोक कला के रूप में जाना जाता था। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख हैं। राजकीय कला में के अंतर्गत मूर्ति कला के स्तंभों के रूप में ऊपरी मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्ति का प्रमाण मिले हुए हैं। लोक कला के रूप में यक्ष याक्षिणी की मूर्तियाँ, जैसे कि लोक कला के रूप में जो है आपका यक्ष याक्षिणी की मूर्तियाँ एवं जैन तीर्थकारों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण जो हो जाएगा आपका दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थकार की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू में देखिए और इस वीडियो को जो है कंटिन्यू जब तक कि बुक ख़त्म नहीं हो जाता है इसको कंटिन्यू कराया जाएगा। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे बौद्ध एवं जैन के बारे में जिक्र करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जिक्र करेंगे। इसी तरह से जो है आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।